तो हम चाइना को एनिमी कंट्री के तौर पे देखते हैं। हालांकि इन टर्म्स ऑफ ट्रेड हमने कभी चाइना को एनिमी कंट्री डिक्लेयर नहीं किया है। हमने तो पाकिस्तान को भी कभी एनिमी कंट्री डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन अगर हम चाइना को परसेप्शन में भी एनिमी कंट्री भी देखते हैं, मैं कहता हूं इंडिया का ओनली पैरेलल इन दिस वर्ल्ड इज चाइना, क्योंकि सिमिलर डेमोग्राफी है, सिमिलर चैलेंजेस हैं। आपको चाइना से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। प्रॉब्लम यह है कि हम एक मुल्क के तौर पे हम एक आत्ममुग्धता के शिकार हो गए हैं कि हम ही सबसे अच्छे हैं। हम सीखने को तैयार नहीं। आप लोगों से बात कीजिए, आपको बात करने के बाद समझ में आ जाएगा ये एजुकेटेड लोग हैं, ये नौकरी पेशा लोग हैं, मेंटल लेवल कुछ नहीं है, फाइनेंस की एबीसीडी की समझ नहीं है। और यही वजह है कि जब ऑल्टरनेटिव मीडिया खड़ी होने लगी, जब लगा कि यूट्यूब चैनल्स और लगा तमाम तरह के ऑल्टरनेटिव मीडिया आउटलेट्स खड़े हो गए, तो न्यू ब्रॉडकास्टिंग बिल आने की बात हो गई, क्योंकि आप पूरी तरह से इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करके रखना चाहते हैं। तो ऐसे में एक मुल्क के तौर पे आप ग्रोथ की बात भूल जाइए। दूसरी तरफ चाइना ने ऑफ लेट जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, चाइना ने हमारी ही तरह उन्होंने कई पॉलिसीज दिया है, उन्होंने इवन कैश वाउचर्स भी बांटे हैं सिटीजन्स में। लेकिन जो 3-4 स्ट्रक्चरल चीजें की हैं, जब उन्हें लगा रियल एस्टेट में बहुत बबल क्रिएट हो रहा है, तो उन्होंने रियल एस्टेट में रीस्ट्रक्चरिंग की। कई बड़े प्लेयर, जिसमें एवरग्रांड जैसा ग्लोबल प्लेयर, चाइना का लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी, वो कोलैप्स हुआ क्योंकि ये लोग फॉरेन ऑफशोर बॉन्ड से बहुत पैसा उठाने लगे थे और एक बबल क्रिएट हो रहा था। चाइना ने रियल एस्टेट को स्ट्रीमलाइन किया, चाइना ने इंटरेस्ट रेट कम किया, चाइना ने अपनी पॉलिसी से कई ऐसे रिफॉर्म्स मेजर्स लिए कि आज चाइना वापस ग्रोथ की तरफ जा रहा है। और आप गौर से देखें तो जितने एफआईआईज इंडिया छोड़कर निकले हैं, उसमें से ज्यादातर हैं जो चाइना में गए हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम इंटरेस्ट रेट भी कम नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट हम इसलिए नहीं कम कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ कोई और सोशल सिक्योरिटी नहीं है। आप सोचिए, एक बुजुर्ग आदमी जो रिटायर्ड हैं, जिन्होंने, उनके पास सेविंग के नाम पर कहिए 1 करोड़ रुपए है। अब 1 करोड़ रुपए में मान लिया कि 7% का हमारा इंटरेस्ट रेट है, तो वो 7 लाख रुपए उनको साल में मिल रहा है। वो उससे अपना किसी तरह अपनी जिंदगी काट रहे हैं। आप इंटरेस्ट रेट गिरा देंगे, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन आपका ऊपर जाता रहेगा, मतलब मेरी कमाई कम हो गई, मेरे खर्चे बढ़ गए। चाइना ने इन्फ्लेशन को भी चेक किया है। तो हम चाइना को एनिमी कंट्री के तौर पे देखते हैं। हालांकि इन टर्म्स ऑफ ट्रेड हमने कभी चाइना को एनिमी कंट्री डिक्लेयर नहीं किया है। हमने तो पाकिस्तान को भी कभी एनिमी कंट्री डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन अगर हम चाइना को परसेप्शन में भी एनिमी कंट्री भी देखते हैं, मैं कहता हूं इंडिया का ओनली पैरेलल इन दिस वर्ल्ड इज चाइना, क्योंकि सिमिलर डेमोग्राफी है, सिमिलर चैलेंजेस हैं। आपको चाइना से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। प्रॉब्लम यह है कि हम एक मुल्क के तौर पे हम एक आत्ममुग्धता के शिकार हो गए हैं कि हम ही सबसे अच्छे हैं। हम सीखने को तैयार नहीं है। विश्वगुरु सिंड्रोम हम जो मना रहे हैं, ये सब स्लोगन के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारी इकोनॉमी जो सिंक कर रही है, उसका क्या होगा? ये सही है, लेकिन हमारे यहाँ हर वक्त इलेक्शन होते रहते हैं, तो एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन के बीच में इतना टाइम ही नहीं है कि हमारे नेता सच बोलें अपनी जनता से। वो लगातार सुहानी बातें करते रहते हैं, सुहाने सपने दिखाते रहते हैं। तो ये जो विश्व गुरु सिंड्रोम है, ये शायद उसी की देन है कि हम लगातार सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स कर ही नहीं रहे हैं। देखिए, इलेक्शंस जो लगातार हो रहे हैं और वन नेशन वन इलेक्शन से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इलेक्शंस इंडिया में पहले भी होते थे। क्या पहले हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करती थी? सवाल उठता है, आपका फोकस किधर है? लेकिन हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ही प्राइमरी, अपनी पार्टी के प्राइमरी इन्फ्लुएंसर हैं इनके इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन। तो हर इलेक्शन में, छोटे बड़े हर इलेक्शन में वो जिस तरह इन्वॉल्व होते हैं, तो उस वजह से पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका एक यही तरीकाकार बन गया है ना कि आप अपने जो भी आप देखिए जिस तरह की नीतियां आती हैं कि जिस प्रदेश में इलेक्शन है उस प्रदेश के लिए विशेष पैकेज आ जाता है, उसके लिए घोषणा कर दी जाती है हम इतने का सिलेंडर देंगे। अरे बाकी जो 14 जगह आपकी सरकार है वहाँ उतने का सिलेंडर दे दीजिए, तो हाथ कंगन को आरसी क्या। लेकिन वहाँ तो आपने कोई राहत दी नहीं है, यहाँ के लिए आप राहत की घोषणा कर रहे हैं और सबको पता है कि वो राहत जब वो जीत भी जाते हैं तो राहत कभी मिलती नहीं है। तो ये इस पॉलिटिक्स का क्या किया जाए जो सिर्फ इलेक्शन मोड में है? देखिए, अगेन मैं चाइना पे आता हूं कि चाइना ने जो एक अच्छी चीज की है, क्योंकि आज से 30 साल पहले हम और चाइना बराबर में खड़े थे। चाइना ने फोकस किया है एजुकेशन और हेल्थ केयर पे। इंडिया में आज भी एजुकेशन और हेल्थ केयर पे पब्लिक स्पेंडिंग नहीं हो रही है। प्रॉब्लम यह है कि जिस दिन आपकी मासेज एजुकेटेड हो जाएगी, उस दिन आप फ्रीबी कल्चर से वोट नहीं ले पाएंगे।
मैं फ्रीबी कल्चर को कई लेवल पे देखता हूं। फ्रीबी कल्चर सिर्फ वो नहीं है जो आप इलेक्शन में अनाउंस करते हैं, कुछ दिन देते हैं, उसके बाद कहते हैं हमारे पास बजट नहीं रहा। फ्रीबी कल्चर वो भी है कि आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट का लाखों करोड़ का एनपीए माफ कर रहे हैं, उनके 5,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ के, 10 लाख करोड़ के उनके लोन्स को आप राइट ऑफ कर रहे हैं। सबसे बड़ा फ्रीबी वो है। तो हम इस फ्रीबी के कल्चर में जो हैं, यहां इस कल्चर को खत्म पॉलिटिकल क्लास अब नहीं करेगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग वेनेजुएला की तरफ बढ़ गए हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदा जा रहा है, कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो रही है। तुम 2,500 रुपए दोगे, हम 3,000 रुपए देंगे। क्या मासेस इस बात को समझ रही है? नहीं समझ रही है। क्यों नहीं समझ रही है? क्योंकि हमारा जो स्पेंडिंग है एजुकेशन पे बहुत पुअर है आज भी। और मैं देखिए, हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सोसाइटी के अनएजुकेटेड कॉम के बीच में बैठते हैं। आप एवरेज हाउसिंग सोसाइटीज में, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, आप लोगों से बात कीजिए, आपको बात करने के बाद समझ में आ जाएगा ये एजुकेटेड लोग हैं, ये नौकरी पेशा लोग हैं, मेंटल लेवल कुछ नहीं है, फाइनेंस की एबीसीडी की समझ नहीं है। उनको बस एक जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको हम लोग कहते हैं कि आपका फॉरवर्ड्स एक दूसरे को कर रहे हैं, टीवी चैनल जो दिखा रहा है। और यही वजह है कि जब अल्टरनेटिव मीडिया खड़ी होने लगी, जब लगा कि यूट्यूब चैनल्स और लगा तमाम तरह के अल्टरनेटिव मीडिया आउटलेट्स खड़े हो गए, तो न्यू ब्रॉडकास्टिंग बिल आने की बात हो गई। क्योंकि आप पूरी तरह से इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करके रखना चाहते हैं। तो ऐसे में एक मुल्क के तौर पे आप ग्रोथ की बात भूल जाइए। आप सिर्फ और सिर्फ पूरे, और मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा हूं, अब तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो रही है, तो आपका पूरा पॉलिटिकल क्लास जो है एक बात को समझ गया है कि मासेज को सिर्फ और सिर्फ रिश्वत चाहिए वोट के बदले में। तो यहां पे फिर हम इकोनॉमिक्स की बात, ग्रोथ की बात ना करें तो बेटर है।